सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में OCBC 19 की स्कीम में एक सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसका कोर्स कोड है 502। पहला और दूसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ OPC एंड PPC सीमेंट। अभी आप सोच रहे होंगे ये OPC और PPC सीमेंट क्या है, तो ये भी बताएंगे। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं रजत कुलश्रेष्ठ। ये है आपका नया सिलेबस, इसे कुरिकुलम कहते हैं। ऊपर लिखा है देखिए OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन कुरिकुलम फॉर द कोर्स, RGPU का नया है। इसमें सबसे पहला यूनिट हम पढ़ रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कोर्स आउटकम 1 लर्निंग आउटकम 1 जिसके लिखे हुए इंटरप्रेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ का इंटरप्रिटेशन, जैसे कि सीमेंट की किस प्रॉपर्टी को बदलने से हमें कैसा बदलाव महसूस होगा, वो फ़ायदे का है या उससे नुकसान होगा, स्ट्रेंथ कम होगी ज़्यादा होगी, क्या होगा। एग्रीगेट का भी और वाटर का भी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ का इंटरप्रिटेशन। लर्निंग आउटकम फर्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टाइप्स ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ OPC एंड PPC। इसमें क्या क्या लिखा है? फाइननेस, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चिंता मत करो, यही तो बताना है आगे क्या है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले OPC और PPC सीमेंट ये क्या होते हैं ये बता दें। उसके बाद में बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो लिखी हुई है ना, फाइननेस क्या होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये सब बताएंगे। पर पहले OPC और PPC क्या होता है, तो देखो OPC का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और PPC का पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो OPC और PPC क्या होते हैं? ये सबसे कॉमन सीमेंट की वैरायटी है। सीमेंट भी कई प्रकार का होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कुछ होते हैं सीमेंट जो क्विकली स्ट्रेंथ दे देते हैं, कुछ ही दिनों में स्ट्रेंथ दे देते हैं, उसे बोल देते हैं कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। फिर कुछ होते हैं सीमेंट जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो मॉइस्चर से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कहीं चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है, वहाँ पे जो सीमेंट की बोरी पहुँचाई उसको ट्रांसपोर्टेशन में भीगने का खतरा है, तो वो ऐसा सीमेंट ट्रांसपोर्ट करके भेजते हैं जिसमें मॉइस्चर से या पानी से तो खैर ख़राब हो ही जाएगा, मॉइस्चर से बचता है वो थोड़े ज़्यादा दिन तक वो बचता है। कुछ सीमेंट ऐसे रहते हैं जहाँ बर्फ़ में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, बर्फ़ में क्या होता है, अगर आपने क्यूरिंग का पानी डाला तो वो क्यूरिंग का पानी यानी जो पानी से तरी करते हैं उसको बोलते हैं। तो जो तरी का पानी वो अगर जम गया और जो भी पानी सीमेंट में मिलाया है, कंक्रीट में मिलाया है, वो भी अगर बर्फ़ उसके अंदर जम गई तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जगह उपयोग करने वाला सीमेंट अलग टाइप का आता है। वो ऐसा रहता है जिसमें अंदर गर्मी बनती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, जैसे वो रिएक्शन होती है हर एक सीमेंट में होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है, वो जब तक सेट ना हो जाए सीमेंट तब तक वो पानी को अंदर जमने नहीं देता, पिघले ही हुए ही रखता है 0 डिग्री से ज़्यादा तापमान। कई प्रकार के सीमेंट और भी पड़ेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है ये। पर पहले OPC और PPC ये क्या है? तो OPC है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड एक जगह का नाम है विदेश में, वहाँ पे नेचुरल जो पत्थर मिलता है वो उसी प्रकार का दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। जैसे सीमेंट की बोरी जम जाती तो उसके अंदर का पत्थर सीमेंट पत्थर बन जाता है। सीमेंट की बोरी जम जाती है, देखा होगा। तो वो जिस प्रकार से देखने में लगता है वैसा ही वो पोर्टलैंड नाम की एक जगह, वहाँ पे भी वैसे ही पत्थर पाए जाते हैं, तो उसका नाम पड़ गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट जिस तरह से बनता है उसके बनने की प्रोसेस और उस बनने की प्रोसेस में उपयोग होने वाले जो रॉ मटेरियल रहते हैं उनकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है ये किस प्रकार का सीमेंट बनेगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनेगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट बनेगा, वो सब बताएंगे बाद में क्या होते हैं, पर ये उस पर डिपेंड करता है। ये कुछ ग्रेड में आते हैं, 3 ग्रेड में आते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। आपने इनके बारे में सुना होगा। 33, 43 और 53 ये क्या होते हैं ग्रेड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में
सीमेंट को रेत में मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अगर 33 ग्रेड का सीमेंट को टेस्ट करेंगे तो चाहे हम कितनी भी बार सीमेंट बार बार अपन हर बोरी में से थोड़ा सा सीमेंट निकाल लें, रेत मिला दें और टेस्ट करें, तो जितने भी सैंपल, अब हज़ारों सैंपल भी अगर टेस्ट करेंगे तो 33 ग्रेड के सीमेंट का टेस्ट का रिज़ल्ट ऐसा है कि उसकी स्ट्रेंथ 33 से कम नहीं आती कभी भी। अगर उसी सीमेंट को अपन बार बार चेक करें और कभी भी 43 से कम स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो फिर उसका नाम हो जाता है, इसका ग्रेड है 43। 33 ग्रेड का सीमेंट है तो फिर वो 34 35 इनके बीच में कुछ भी आ सकती है स्ट्रेंथ, 43 और 33 के बीच में। 43 ग्रेड के सीमेंट की स्ट्रेंथ 43 से हमेशा ज़्यादा आती है। 53 ग्रेड के सीमेंट की स्ट्रेंथ 53 से हमेशा ज़्यादा आती है। 53 43 33 जब चेक करते हैं, इसके क्यूब बना के सीमेंट के रेत में मिला के पानी मिला के टेस्ट अपन पढ़ेंगे, और इसको जब चेक करते हैं तो एक CTM नाम की मशीन रहती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। उसमें ये जो स्ट्रेंथ है 33 43 53 ये न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में आती है। इसकी यूनिट है न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ये 33 43 53 ये सबसे कॉमन टाइप का सीमेंट है इंडिया में। अब ये धीरे धीरे कम पॉपुलर होता जा रहा है। उसका कारण है, पहले OPC सबसे फेमस था, अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो अभी ऊपर बताया था, उसमें राख मिला दें, एक विशेष प्रकार की राख, आपने सही सुना, राख, कोयला जलने के बाद जो राख बचती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो अगर मिला दें तो कुछ ऐसी रिएक्शन वो करता है कि सीमेंट की मजबूती और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये समझने के लिए उसकी रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, पर अभी उतना नहीं डीप में जा रहे हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, उस मटेरियल को, राख को, वो विशेष प्रकार की राख है। ऐसा नहीं कि आपने कोई टायर जला दिया उसकी राख मिला दी, कोई पत्तियां जला दी उसकी राख मिला दी। एक विशेष प्रकार की राख रहती है, वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। वो जो राख है उसे बोलते हैं पोज़ोलानिक मटेरियल। ये सस्ता होता है, राख एकदम फ्री में मिल जाती है। तो जितने भी पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट, कोयले को जला के पानी उबलता है, उस उबले हुए पानी की भाप से टरबाइन को घुमाते हैं और उससे बिजली उत्पन्न होती है, आपको पता होगा। वहाँ पे कोयला खूब सारा जलता है रोज़। अपन इतनी बिजली उपयोग करते हैं वो वहीं से बनती है अधिकतर। बहुत ही कम बिजली बांध में जो पानी इकट्ठा रहता है उसके द्वारा बनती है, उसको छोड़ते हैं धीरे धीरे, उसके द्वारा बहुत कम बिजली बनती है। अब थोड़ा सोलर पैनल का थोड़ा यूज़ बढ़ गया है, लेकिन अभी भी 80% या 70% बिजली हम कोयले की ही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए इतना सब पढ़ते हैं अपन कि इसका क्या उपाय है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि इसका क्या उपाय है। कुछ ना निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो उपाय। तो वहाँ पे एक और बहुत बड़ी समस्या थी, कोयला इतना सारा जलता है रोज़ टनों में, उसकी राख बहुत सारी इकट्ठी होती है और उसको राख को कहाँ ठिकाने लगाएं, ये बहुत बड़ी समस्या थी। उसे कहाँ फेंकें, क्योंकि वो हवा तेज़ चलती तो उसमें उड़ जाता है, आसपास के लोगों को दिक्कत देता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो उस राख का किस्मत से कुछ ऐसा उपयोग मिला, सीमेंट में मिला दें, 15 से 35%, ज़्यादा और कम में रेंज में ही मिलाना है। हर चीज़ की अति भी खराब है और हर चीज़ का कम उपयोग भी उतना फ़ायदा नहीं देता। तो फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो हम चाहते हैं बने। अब देखो क्या है, ये पॉपुलर ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि आपने महंगे सीमेंट में बहुत ही सस्ती क्या, बहुत ही सस्ती राख मिला दी जो वैसे फेंकती कोई और काम तो आती नहीं, लगभग फ्री जैसी ही है, सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना है राख को, बाकी तो वो फ्री है। तो क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट उस सीमेंट की कम हो गई। आप कभी फेनी खरीदने जाना, आपने शायद नाम सुना है कि नहीं सुना है, तो एक मिलती है फीकी फेनी, एक मिलती है शक्कर के साथ। वो शक्कर के साथ वाली फेनी सस्ती होती है क्योंकि शक्कर सस्ती है। इसी तरह से सीमेंट में अगर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में पोज़ोलाना मटेरियल मिला दिया
तो आपने एक सस्ता मटेरियल मिला दिया महंगे मटेरियल में, तो 1 किलो ओपीसी की कीमत ज़्यादा होती है और 1 किलो पीपीसी की कीमत कम होती है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है और ऊपर से इसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में एक और अच्छी बात है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलती है। अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाइड्रेशन शब्द सबसे पहले देखो, हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन। कई चीज़ें होती हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करती हैं। चूना भी पानी में मिला हो तो थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है, वो रिएक्शन कर रही है, हाइड्रेशन। सीमेंट भी पानी में मिलाते हैं तो वो क्यों सॉलिड हो जाता है, वो रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन करके एक जेल टाइप का बनाता है, जो कि वो हार्ड हो जाता है इतना सूख के बाद में रिएक्शन करके। तो ये जो रिएक्शन होती है सीमेंट की पानी से, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट उत्पन्न होती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सीमेंट में पानी मिलाने से गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जैसे कोई भी वस्तु को अगर गर्म करें तो वो थोड़ी सी फैल जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पटरियों के बीच में गैप रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पटरी का तापमान बढ़ जाता है तो पटरियाँ फैल जाती हैं, तो वो गैप उसमें उपयोगी साबित होता है। गैप में वो पटरी फैल के समा जाती हैं, तो ठीक है। इसी प्रकार से अगर छत डली किसी के यहाँ घर पे, पानी मिलाया, वो गर्म होने लगता है सीमेंट, उसको कंक्रीट को वहाँ पे जगह पे रख दिया, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है, कंक्रीट थोड़ा सा फैल जाता है। अपन को दिखता नहीं है, बहुत कम फैलता है, पर वो फैल जाता है और वो सिग्निफिकेंट होता है, वो इग्नोर करें इस लायक नहीं होता। फिर बाद में क्या होता है, ये सब काम दिन में हुआ, छत डल गई, सीमेंट से कंक्रीट बना के उसकी छत डल गई या बीम डल गई या कॉलम बना दिया। अब शाम रात हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी, ये काम दिन में होते हैं अधिकतर। शाम को रात को ठंडक हो जाती है, फिर क्यूरिंग तरी पे तरी करते हैं अपन, ठंडे ठंडे पानी से तरी करते हैं। तो फिर क्या होता है, तापमान ओवरऑल कम हो जाता है। उसकी वजह से वो जो भी आपने बनाया सीमेंट कंक्रीट का, वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण उसमें दरार आती है। इसलिए इन दरारों से बचने के लिए जो ऊपर लिखे ना 3 ग्रेड 33, 43 और 53 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, ओपीसी के, तो ये दरार से बचने के लिए कभी भी 53 ग्रेड का उपयोग नहीं किया जाता, अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई विशेष आवश्यकता हो तो अलग बात है। नॉर्मल जो घर बन रहे हैं उसमें 53 ग्रेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन इतनी अधिक मिलती है कि बाद में उसमें दरारें बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में देखो सबसे नीचे क्या लिखा है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की हीट कम उत्पन्न होगी, ऊष्मा कम उत्पन्न होगी तो क्रैक भी कम आएंगे। ऊपर से पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की कुछ रिएक्शन इस प्रकार की होती हैं कि एक CaOH होल ट्वाइस एक केमिकल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो पानी में घुलनशील होता है। नॉर्मल अपन के घर में जो ओपीसी यूज़ होता था पहले, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो ऊपर लिखा है, वो पानी मिलाने के बाद पानी रिएक्शन करता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। लेकिन इस रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का, ये बिल्कुल भी अपने काम का नहीं होता, और ये न तो मजबूती में सहायता देता है, और ऊपर से पानी के संपर्क में जब भी वो कंक्रीट आता है, छत पे पानी आया, बीम पे पानी आया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये शक्कर की तरह घुल जाता है। नमक और शक्कर जैसे पानी में घुलते हैं, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाता है पानी में। तो क्या होता है, कंक्रीट में छोटे छोटे जहाँ जहाँ भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मटेरियल पाउडर नुमा है, ये धीरे धीरे वहाँ से उसको डिज़ोल्व कर करके हटाते जाता है। तो उससे क्या होता है, कंक्रीट थोड़ा सा पोरस हो जाता है, थोड़ा सा उसमें छेद छेद हो जाते हैं, अपने को दिखते नहीं है, बहुत बारीक होते हैं। लेकिन पोज़ोलाना मटेरियल जो अभी अपन नया पीपीसी सीमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें पोज़ोलाना सीमेंट क्या करता है, उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा रिएक्शन करता है। सीमेंट में पहली रिएक्शन में उसको बोल रहा हूँ, सीमेंट की पानी से रिएक्शन हुई, स्ट्रेंथ मिली, ताकत मिली सीमेंट को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब दूसरी रिएक्शन शुरू होती है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पोज़ोलाना मटेरियल जो राख होती है, स्पेशल प्रकार की राख,
उससे रिएक्शन शुरू होती है और वो वापस से वही प्रोडक्ट बना देता है जो सीमेंट के पानी से रिएक्शन के बाद जो स्ट्रेंथ देने वाला मटेरियल बनता है वही मटेरियल बना देता है, वो घुलनशील नहीं होता। तो इसलिए इसमें परमिएबिलिटी कम होती है। परमिएबल मतलब छेद छेद होते हैं जिससे पानी आर पार चले जाता है। पीपीसी में ये दिक्कत कम आती है। इसके अलावा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में थोड़ा सा एक फ़ायदा ये है कि कम दिनों में ज़्यादा ताकत गेन कर लेता है वो। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में शुरू में तो स्ट्रेंथ कम रहती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के तुलना में, बहुत ऐसे कोई बहुत कम नहीं रहती कि उसका उपयोग ना कर पाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन बाद में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, केमिकल नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है फाइननेस। इसका फाइननेस, ये शब्द में देखो आप सबसे पहले क्या लिखा है, FINE, फाइन मतलब बारीक। तो बारीकपन कितना है, जैसे अगर आटा गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो गेहूँ पीस के आटा बन जाता है। तो कभी आप चक्की पे गए हो तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें कोई विशेष उसका उपयोग ऐसा करना है कि हमें मोटा आटा चाहिए। आपको शायद पता होगा वो दाल बाटी बनती है, बाफले बनते हैं, तो मोटा आटा पिसवाते हैं अपन। तो उसको कहेंगे कि उसकी फाइननेस कम है। और अगर हमें बारीक आटा चाहिए, एकदम बारीक, अच्छे से पिसा हुआ बारीक, तो उसे कहेंगे फाइननेस ज़्यादा। ऐसा ही सीमेंट में भी होता है। सीमेंट की फैक्ट्री जहाँ पे होती है, आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। जैसे जितनी बड़ी बाटी होती है, बाफले होते हैं, उतने बड़े बड़े टुकड़े या उससे भी बड़े बड़े निकलते हैं। तो उसको पीसते हैं और पीस के बारीक करके फिर उसको भरते हैं अपन थैली में। वैसे आपको एक बात और बताऊं, जस्ट ऐसे ही फन के लिए, जैसे ही वो सीमेंट के बड़े टुकड़ों को पीसते हैं ना, सीमेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो मॉइस्चर से ही हवा से ही मॉइस्चर को खींच लेता है और सीमेंट खराब हो जाता है। तो ये समस्या का निदान ऐसे मिला कि जैसे ही सीमेंट को पीस रहे हैं उस वक्त ही उसमें जिप्सम नाम का एक केमिकल मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी रिएक्शन स्लो हो जाती है। कैटलिस्ट सुना होगा आपने, कोई भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने वाला कैटलिस्ट होता है और उस रिएक्शन की रफ्तार को घटाने वाला एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जिप्सम जैसे ही सीमेंट को बना के निकालते हैं, उसको पीसते हैं, तो उसमें तुरंत उसमें जिप्सम मिलाना पड़ता है। जिप्सम नमक जैसे मिला दो तो फिर वो कम मॉइस्चर खींचता है हवा में से और वो पूरी रिएक्शन नहीं हो पाती और उसको बोरे में भर देते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अगर जिप्सम न मिलाएं तो जैसे ही सीमेंट को पीसेंगे वैसे ही वो हवा से खींच लेगा मॉइस्चर और वहीं वो सेट हो जाएगा और वो जैसे पत्थर हो जाते हैं ना बोरी में रखे हुए सीमेंट के, वैसे बन जाता है वो। तो ये बात मैंने थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक बता दी। फाइननेस के बारे में बात कर रहे थे। तो कितना बारीक है, अगर ज़्यादा बारीक सीमेंट के कण हैं तो उसका रिएक्शन का दर बढ़ जाता है। कैसे रिएक्शन का, किससे रिएक्शन का, पानी से रिएक्शन का, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। तो इसको बोलेंगे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इसको इफेक्ट करता है, इसको घटा बढ़ा सकता है फाइननेस। अगर फाइन ज़्यादा फाइन है तो रेट बढ़ जाएगा रिएक्शन का, अगर मोटे मोटे दाने तो रिएक्शन का रेट कम होता है। गेन ऑफ स्ट्रेंथ को गेन करना, यानी ताकत को, सीमेंट के कंक्रीट में अगर पानी मिला है तो वो किस दर से उसकी ताकत बढ़ती है, उसको बोल रहे हैं अपन गेन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं सीमेंट के, बारीक बारीक हैं एकदम, तो पानी क्या करेगा, सब पे फैल जाएगा, सारे कण, छोटे छोटे जो कण हैं उन सब पे अटैक करेगा और पानी उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, तो जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी, जल्दी ताकत मिलेगी। और यही इसमें आखिरी में लिखा, देखो, रेट ऑफ हीट जनरेशन ऑफ सीमेंट, ये भी बदलती है। अगर ज़्यादा बारीक है
तो जैसा मैंने बताया पानी सभी कणों पे कूद पड़ेगा, उनसे रिएक्शन करेगा। जल्दी रिएक्शन होने के कारण जो हीट निकलती है, जो मैंने बताया था ना कि ये रिएक्शन ऊष्मा निकलने वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन जल्दी होगी तो ऊष्मा भी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। उसी की विपरीत अगर कण बड़े बड़े हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े कण में ऊपर ऊपर की लेयर पे तो पानी रिएक्ट कर देता है जल्दी, लेकिन बड़े कणों में जो अंदर अंदर का सीमेंट रहता है वहाँ तक पानी को पहुँचने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों अपन बोल रहे हैं कि ये बड़े कण नहीं होने चाहिए, बारीक कण होने चाहिए? क्योंकि बारीक कण होंगे तो सब में बराबर बराबर वो पानी पहुँचेगा। हालांकि उसके अंदर भी बीच में कुछ तो सीमेंट होगा, छोटे कण में भी, पर जल्दी ही सब पे सीमेंट में पहुंच जाएगा। अगर बहुत बड़े कण होंगे ना तो क्या होगा, बीच का सीमेंट जो है वो उस पानी उस तक पहुंचेगा ही नहीं, वो कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा, उतनी स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं होगी। तो सीमेंट को इसलिए ज़्यादा पीसा जाता है, बारीक किया जाता है। क्या होता है, इसको एक ये भी टर्म बोलते हैं सरफेस एरिया कितना है, उसके बारे में और बताता हूँ मैं, पहले और इसके पॉइंट देख लो। हाँ यही पॉइंट है अगला, बारीक सीमेंट, फाइनर सीमेंट ज़्यादा सरफेस एरिया देता है। अगर आप एक गेंद लो, टेनिस की बॉल लो, उसका सरफेस एरिया निकालो कितना है। मान लो टेनिस की बॉल नहीं, आप एक बाटी लो, बाटी बाफला जो भी, उसको ठोस रहने दो, उसको फोड़ो नहीं, तो उसका सरफेस एरिया कितना है, जितना एक स्क्वायर का या बॉल का होता है, उसका जो फॉर्मूला है 4/3πr3, नहीं वो वॉल्यूम का है। तो उसका जो भी सरफेस एरिया है, अगर अपन तोड़ देंगे, बारीक बारीक चूरा चूरा कर देंगे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसको अपन फैला सकते हैं। एक एक कण का एरिया अपन उसका, एक एक कणों को अपन गोल मान लें और उसका एरिया निकालें तो वो कहीं गुना ज़्यादा आएगा। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, एक सॉलिड बाटी को अगर आप घी में डुबो दो तो उसमें घी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, या फिर फूटी हुई बाटी में अंदर खोल के फोड़ दें और तब उसमें घी डालें तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जाहिर सी बात है, फूटी हुई बाटी में ज़्यादा घी एब्जॉर्ब या सोख लेगी, वो ज़्यादा घी सोख लेगी। हिंदी में एब्जॉर्ब मतलब सोखना। तो ज़्यादा एरिया रहेगा सरफेस का तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या सोखने का कार्य होता है। तो फोड़ फोड़ के छोटे छोटे कण बना देते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो पानी, सीमेंट के छोटे कण पानी को ज़्यादा सोख लेते हैं, ज़्यादा पानी को सोख लेते हैं। फाइनर सीमेंट में फिर एक नुकसान ये होता है, अगर बहुत बारीक सीमेंट पीस दिया तो क्या होता है, वो मॉइस्चर को भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। हवा में भी मॉइस्चर होता है, दिखता नहीं है अपने को पर होता है। तो आईएस कोड ने एक नियम बनाया कि भैया इंडिया में अगर आपको सीमेंट बना के बेचना है तो कितना आपको पीस के देना है उस सीमेंट को। तो मैक्सिमम साइज 100 माइक्रोन होनी चाहिए, उससे मोटा कण नहीं होना चाहिए, और मिनिमम साइज उसकी होती है 1.5 माइक्रोन, इससे छोटा कण नहीं देना है। 100 माइक्रोन से बड़ा कण नहीं होना चाहिए, 1.5 माइक्रोन से छोटा कण नहीं होना चाहिए। कण पार्टिकल किसका, सीमेंट का। माइक्रोन कितना होता है आप सोच रहे होगे, तो 1 मीटर में 10⁻⁻6, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, इतना मीटर होता है 1 माइक्रोन। बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। अब किसी भी सीमेंट में कंपनी वालों ने सीमेंट बना के दे दिया और कह दिया कि हाँ भैया हमने तो बहुत बढ़िया इसको पीस दिया है, 100 माइक्रोन से उसके साइज़ छोटे हैं और 1.5 माइक्रोन से बड़े हैं, बीच में ही हैं। देखो क्या होता है, एक सिंगल साइज़ का पीसने के बाद सारे कणों का एक ही सिंगल साइज़ हो ऐसा नहीं होता है, कम ज़्यादा थोड़ा सा वेरी होता है। तो ये रेंज दे रखी है 100 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन के बीच में। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक अपन टारगेट कर लेंगे, मान लो 70 माइक्रोन का अपन बना दें। सारे साइज़, सारे कणों के एक साइज़ कभी नहीं होते, थोड़े वेरी करते रहते हैं, वो बदलते रहता है। एक के बाद एक कण को अगर चेक करें तो बदलता हुआ मिलेगा। तो अगर कंपनी वालों ने सीमेंट बना के बेचना शुरू कर दिया और कह दिया कि हमने तो जैसा आपने कहा है वैसे ही कण के साइज़ रखे हैं, तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के 2 तरीके हैं, एक नहीं 2 तरीकों में पहला तरीका है सीविंग। सीविंग जो छलनी होती है जिससे आटा छानते हैं, उस छलनी को अंग्रेजी में बोलते हैं सीव, SIEVE।
और जो छलनी को हाथ से अपन चलाते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, आटा छनते जाता है। जो जो बड़ा दाना रहता है वो ऊपर छलनी में रह जाता है, जो बारीक होता है वो नीचे गिर जाता है। तो जो हाथ से अपन छलनी को चला रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सीविंग। समझ गए? छलनी को बोलते हैं सीव और छलनी चलाने को बोलते हैं सीविंग। सीविंग, ठीक है। तो एक तो सीविंग वाले तरीके से पता लगा सकते हैं अपन कि कितने फाइन है सीमेंट के पार्टिकल। दूसरा तरीका रहता है कि एयर परमेबिलिटी का, बहुत ही मज़ेदार है ये। क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए आपने कोई पुड़िया ली, उसके अंदर सीमेंट भर दिया। अब अगर आप एक तरफ से हवा प्रेशर से उसके अंदर नली से भरें और दूसरी तरफ छेद हो, तो वहाँ कितने प्रेशर से हवा निकल रही है, ये इस बात पे निर्भर करेगी कि वो जो सीमेंट के पुड़िया के अंदर आपने जो सीमेंट भरा है, उसके सीमेंट के कणों के बीच में कितना गैप है। सीमेंट के कणों के बीच में गैप कितना है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि सीमेंट के कणों का साइज़ कितना है। अगर बड़े बड़े साइज़ के कण होंगे तो उसमें छेद भी बड़े बड़े बीच में रह जाएंगे, तो फिर हवा, एयर आसानी से आर पार निकल जाएगी सीमेंट के पुड़िया में से। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो सीमेंट के पार्टिकल जो छोटे छोटे, उनके बीच के जो छेद हैं वो भी छोटे छोटे रहेंगे, तो उसमें से हवा को निकलने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो देर से निकलेगी या कम प्रेशर बाहर निकलेगा हवा का। तो ये हवा का आर पार परमिएबिलिटी मतलब आर पार निकलना। जैसे पानी कुएं में कैसे आता है, जल पत्थरों में होता है, एक जगह आपने गड्ढा खोदा तो पत्थरों में आर पार पहुंच जाता है, परमिएबल होके पत्थरों में आर पार चल के पानी पहुंच जाता है कुएं के अंदर, नीचे ही नीचे। तो परमिएबल होना यानी क्या होता है, किसी भी वस्तु में छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो वहाँ पे वो पानी, लिक्विड या कोई भी गैस उसमें चल फिर सकती है दाएं बाएं इधर से उधर। तो ये एयर का परमिएबिलिटी टेस्ट होता है। देखिए टेस्टों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सीव जैसे लिखा है इसमें, सीव टेस्ट या एयर परमिएबिलिटी टेस्ट फाइननेस का सीमेंट का, तो ये पूरा एक टॉपिक है, इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टेस्ट किया जाता है, उसमें कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं और कौन कौन सी कंडीशन का ध्यान रखा जाता है। जैसे कौन से तापमान में टेस्ट कर रहे हो आप, उस पर भी डिपेंड करता है कि इसका टेस्ट का नतीजा क्या निकलेगा। सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। कंसिस्टेंसी शब्द अंग्रेजी में क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये भी कुछ इसमें से ये कंसिस्टेंसी, राहुल द्रविड़ को कहते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है, मतलब हमेशा रन बनाते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। बैटिंग में व्यवहार मतलब इंसान में नहीं, मतलब एक जैसा उनका रहता है, हमेशा वो रन बनाते हैं, कभी आउट नहीं होते, हालांकि वो कभी कभी हो जाते हैं, पर वो अलग बात है, पर बहुत डिपेंडेबल है वो। कंसिस्टेंसी अगर अपन कहें कि हमारा दूध वाला बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट रोज आके दूध दे जाता है, कभी बीच में छुट्टी नहीं करता, ये शब्द एक अलग मीनिंग भी देता है। वो मीनिंग है गाढ़ापन। एक तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि लगातार आप एक ही कार्य कर रहे हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे अगर आप भजिए बनाएं तो बेसन का घोल बनाते हैं, अब उसमें अगर पानी ज़्यादा मिला दिया तो आप जो बनाने का प्रैक्टिस है जिसको, वो हाथ चला के उसमें बता देगा, अरे यार इसमें पानी ज़्यादा हो गया, ये पतला बन गया, अब इसका बढ़िया बनेगा नहीं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी गलत हो गई, इसमें बढ़िया भजिया नहीं बनेगा, पकोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। और वहीं उसके विपरीत अगर पानी कम है तो वो भजिए बनाते बनाते, जैसे ही उसमें भजिए बनाने से पहले उसमें हाथ चलाएंगे तो हाथ चला के ही समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें पानी पर्याप्त नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन। आप इस शब्द का, कंसिस्टेंसी शब्द का जब जब मैं बोलूँ अभी, इसका मतलब ये समझना गाढ़ापन। गाढ़ापन किस बात पे निर्भर करता है, कितना उसमें पानी मिला है, इस बात पे निर्भर करता है। ज़्यादा पानी मिला दिया तो कम गाढ़ा हो जाएगा, पानी कम मिला दिया तो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, शहद जैसा गाढ़ा हो जाएगा। पानी ज़्यादा मिला दिया तो पनियल पनियल हो जाएगा। तो देखो ये कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मतलब कितना पानी मिलाना चाहिए सीमेंट में ताकि वो स्टैंडर्ड गाढ़ेपन को
अचीव कर ले। ये काम होता है। आटे में आप पानी मिलाते हो तो यही तो करते हैं। उसका भी कोई परसेंटेज आप निकाल लो तो पता लग जाएगा कि कितना परसेंट पानी आटे में मिला है, तो उसका आटे और पानी के घोल का स्टैंडर्ड गाढ़ापन अचीव हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है, देखो लिखा है परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर अचीविंग स्टैंडर्ड विस्कोसिटी ऑफ सीमेंट वाटर पेस्ट। कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए ताकि सीमेंट और पानी के पेस्ट की स्टैंडर्ड विस्कोसिटी या स्टैंडर्ड गाढ़ेपन को अचीव किया जा सके। अचीव किया जा सके यानी प्राप्त किया जा सके। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का एक टेस्ट होता है, उसमें पानी मिलाते हैं, पहले 28% मिलाते हैं। इसमें क्या परसेंटेज में काम चलता है, तो कुछ ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज पानी मिलाते हैं, उससे फिर जल्दी जल्दी उसको मिक्स करके पानी और सीमेंट को एक एपरेटस होता है उसमें रख देते हैं। उसका नाम होता है विकेट्स एपरेटस। ये इस प्रकार का देखो आप, क्या क्या दिख रहा है इसमें। देखो ये मेरा माउस का जो पॉइंटर है उससे मैं बता रहा हूँ। ये जो हिस्सा है नीचे सुई है, ऊपर ये हेड है, ये हिस्सा क्या है ऊपर नीचे स्लाइड हो जाता है, फिसल के ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके सबसे नीचे सुई लगी हुई है, उसकी जगह ये देखो ये एक मोटा सिलेंडर है, इसको प्लंजर बोलते हैं। ये भी लगा सकते हैं और सुई भी लगा सकते हैं, नीचे दोनों ही चीज़ें फिट हो जाती है, एक को निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। और नीचे ये जो गोलाकार है ये खोखला, इसको बोलते हैं माउल्ड मतलब सांचा। इसमें वो सीमेंट का पेस्ट डाल देते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये निडल कितना अंदर गई। अब देखो अगर पानी ज़्यादा मिला दिया तो पतला पतला सीमेंट हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी सुई नीचे तक घुस जाएगी। ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में ये प्लंजर का और ये सुई का एक इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, उसमें भी यूज़ होता है ये एपरेटस। तो देखिए प्लंजर अगर इसमें लगा दिया नीचे सुई को हटा के, और फिर अगर पानी कम मिलाया है तो क्या होगा, ये सुई या प्लंजर ये उसमें सीमेंट में घुसेगा ही नहीं अंदर, या बहुत कम घुसेगा। अगर पानी ज़्यादा मिला दिया तो एकदम ढीला घोल बन जाएगा, तो नीचे तक घुस जाएगा ये प्लंजर। तो ये कुछ इस प्रकार से पानी की मात्रा चेक करते हैं कि ये उसके बीच में कहीं पर रहे, ये कुछ 35 mm नीचे टॉप से घुस जाए। इस प्रकार से वो कौन सा पानी की परसेंटेज की मात्रा है जो सीमेंट में मिलाएं, तो विकेट एपरेटस 35 mm पेनिट्रेट करे, ऐसा करके टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को अलग से एक वीडियो बनेगा, आप चिंता मत करो। तो देखो इसमें 300 ग्राम पानी लेते हैं, 25 से 35% पानी मिलाते हैं, 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 25 से 35% पानी लेते हैं, पहले 25 लेते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर 2% 3% बढ़ा देते हैं, 28% लेते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर 30% लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ऐसे अलग अलग सीमेंट और पानी के रेशो से चेक करते हैं। इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कंसिस्टेंसी नाम से भी बोलते हैं। मतलब वही है, गाढ़ापन स्टैंडर्ड कितना। क्या होता है, पानी कितना मिलाया जाए सीमेंट में, यह बहुत ज़रूरी है कि पता रहे आपको या किसी भी सीमेंट के उपयोगकर्ता को। अगर पानी ज़्यादा मिला दिया तो सीमेंट से जो पानी रिएक्शन कर जाता है, बचा हुआ पानी इवेपोरेट होता है और अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए, जो ताकत मिलना चाहिए सीमेंट को, वो नहीं मिलती है ज़्यादा पानी मिलाने से। और कम पानी अगर मिला दें तो क्या होगा, सीमेंट से रिएक्शन करने के लिए पानी कम पड़ जाएगा। तो सीमेंट की बिना पानी से रिएक्शन करे कोई मजबूती होती है क्या? नहीं होती, वो तो पाउडर जैसा रहता है, उसमें क्या मजबूती। वो तो पानी पूरा मिलना चाहिए और रिएक्शन होनी चाहिए, तब जाके उसमें मजबूती आती है। बिना पानी मिले कोई मजबूती थोड़ी ना रहती है। तो इसलिए पानी को कितना मिलाना चाहिए एक सीमेंट में, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके जवाब के लिए ये टेस्ट होता है। और जैसे मैंने बताया था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43, 33 ग्रेड है, 53 ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है चेक करते हैं। उस टेस्ट में पानी कितना मिलाना है वो इस टेस्ट से पता चलता है, समझ रहे हो। उस टेस्ट में पानी कितना मिला के वो टेस्ट करना है, कौन सा, स्ट्रेंथ वाला टेस्ट।
उस टेस्ट में कितना पानी मिलाना है यह इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से मालूम होता है, प्राप्त होता है। ज़्यादा टेंशन मत लो और आगे देखो। सेटिंग टाइम, ये बहुत काम की चीज़ है। सीमेंट बहुत ही निराला केमिकल है, इससे मज़ेदार केमिकल अपने सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है आप बताओ। पुराने ज़माने में जब सीमेंट नहीं था तो हर आदमी उस टाइम पे यही चाहता था कि एक ऐसा मटेरियल मिले जिसे मैं किसी भी शेप में ढाल सकूं। मैं चाहूँ तो गोलाकार आकृति बना लूँ, मैं चाहूँ तो लंबी आकृति बना लूँ। सीमेंट से मान लो लंबी बीम बनानी है, मुझे सीमेंट से मान लो गोलाकार कोई और चीज़ बनानी है, तो सीमेंट पे क्या पाउडर नुमा होता है, उसे कोई भी आकृति दी जा सकती है। और दूसरा, हर आदमी यही चाहता है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो जिसमें सबसे आसानी से सुविधाजनक दूसरी चीज़ मिलाई जा सके, तो वो पानी है। देखो आप, सीमेंट मिल गया, उसमें सबसे आसानी से उपलब्ध चीज़ पानी मिलाना है और वो रिएक्ट करके, सोच के देखो आप, सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ को आपको मिलाना है। जैसी आपकी इच्छा उसको वैसा शेप दे दो और वो थोड़ा देर इंतज़ार करो और वो सॉलिड हो जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी। तो ये जो थोड़ी देर इंतज़ार करो, ये कितनी देर इंतज़ार करना है, इसका नाम होता है सेटिंग टाइम। कितनी देर में वो सीमेंट सेट हो जाता है। क्या होता है, अगर सीमेंट में पानी मिला है तो वो आटे जैसा हो जाता है। उसे आप मिलाओ, उसको 2 लड्डू बना लो, 2 लड्डुओं को मिला के 1 लड्डू बना दो तो बिल्कुल वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पुरानी दरार भी मिट जाती है। जैसे आटे में अगर अपन उसको कितना ही चलाते जाएं तो वो टूटता नहीं है, वो वापस से एक जैसा होता जाता है। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी। एक होती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी डेफिनेशन है। सेटिंग टाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम को समझने से पहले प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। अपन आटे को लें, उसमें पानी मिलाएं। घर में पराठे बनाने से पहले जो आटा और पानी मिलाते हैं, उस आटे में अगर अपन एक हाथ से उसे दबाएं तो वो आटा दब जाएगा, लेकिन अपन वो बल हटाएं उसके ऊपर से तो वो आटा अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? जैसे लोहे का तार होता है ना, जिससे अपन सरिया बांधते हैं या कोई और कपड़े सुखाने के लिए तार बांध देते हैं। रस्सी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोहे का तार आता है ना, जिससे 2 चीज़ों को जोड़ के उसको गोल गोल घुमा दें तो वो जुड़ जाता है। तो उस तार में भी देखना आप, अगर अपन दोनों हिस्सों को पकड़ के तार को मोड़ दें तो वो मुड़ा हुआ रह जाता है, वो वापस सीधा नहीं होता अपने आप से। अपन हाथ से करें तो अलग बात है, अपने आप से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और इसके विपरीत एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपने हाथों से बल लगाया तो कोई चीज़ मुड़ गई, फिर आपने बल हटाया तो वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाती है। जैसे कि पेड़ की डगाल को आप हाथ से पकड़ो और थोड़ा नॉर्मल प्रेशर से नीचे की ओर खींचो, फिर उसको छोड़ दो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक होती है जो रबर बैंड होती है, उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। उसे अपन खींचें फिर उसके बाद छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है अपने आप से ही। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अगर कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसा मटेरियल है जिसको अपन ने खींचा, उसे मोड़ा, तो वो मुड़ा हुआ रह जाता है। उसे छोड़ दें अपन तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता, उसे बोलते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सीमेंट में जब पानी मिला दिया तो उसमें शुरुआत में तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी रहती है। उसे कैसा भी मोड़ लो, उसे कैसा भी उसका शेप चपटा कर दो। जैसे प्लास्टर कर रहे हैं तो उसे वो प्लास्टर करने वाला क्या करता है, उसके ऊपर उसको प्लेन कर देता है। तो वो प्लेन करने के बाद जब हाथ हटाता है तो वापस वो पहले ऐसा नहीं हो जाता, वो प्लेन ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सीमेंट में वो जो रिएक्शन पानी से हो रही है उसकी वजह से सख्त धीरे धीरे होने लगता है। सीमेंट वो धीरे धीरे सख्त होने लगता है, उसकी वजह से जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है ये कम होने लगती है।
जैसे बिस्कुट है, बिस्कुट को अगर अपन मोड़ेंगे तो सीधे टूट जाएगा वो सीधे, वो मुड़ेगा नहीं। तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सीमेंट में से लूज होने लगती है, एक टाइम बाद ये काम शुरू होता है। तो अगर आपने सीमेंट में पानी मिलाया, तब से अगर घड़ी में टाइम देखने लगे तो कितना टाइम बीत जाएगा जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को खोना स्टार्ट करता है। सीमेंट कितने टाइम बाद, पानी मिलाने के कितने टाइम बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को खोना शुरू करता है, वो टाइम का ड्यूरेशन रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम। ये इसलिए ज़रूरी है ये सब पता करना। आपका खुद का भी जब घर बने तो ध्यान रखना, अगर सीमेंट में पानी मिला दिया और आधे एक घंटे बतिया रहे हैं मजदूर, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और उसके आधे एक घंटे 2 घंटे बाद उससे अगर आप प्लास्टर या कोई चिनाई का काम करेंगे, तो वो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अब लूज़ कर चुका है। तो अब अगर उसको सीमेंट का उपयोग करके कोई कार्य करेंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो मजबूती नहीं आएगी जो फ्रेश सीमेंट और पानी के पेस्ट से आती है। तो इसका क्या तरीका रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे से कम का नहीं होना चाहिए, ये इसका नियम है। इंडिया में अगर सीमेंट बेचना है किसी कंपनी को, तो उसका नियम ये है कि उसके सीमेंट का आधे घंटे से कम इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, ये वर्किंग टाइम होता है। पानी मिलाया, उसके बाद उस पर कार्य क्या किया, उस ईंटों के बीच में उसको भर दिया, सीमेंट के मोर्टार को, मसाले को, या कहीं जहाँ भी वो सीमेंट का कंक्रीट बना के डालना है, वो बीम में डालना है, बीम की भराई कर दी। तो ये सब कार्य करने के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले का समय रहता है, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद करेंगे तो सीमेंट कमज़ोर रह जाता है। इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी एक टेस्ट होता है, मैंने हिंदी में लिखा है, सीमेंट में पानी डालने से लेकर पेस्ट की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खोने तक की बीत चुका समय, वो समय होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। फिर आता है फाइनल सेटिंग टाइम। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम कब तक है, पानी मिलाया, सीमेंट की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज होना शुरू हो गई, और जब पूरी तरह प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, जब सीमेंट पूरा सख्त हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, अब बढ़िया। उसके बाद क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम हो जाता है। तो उसकी देखो क्या लिखी हुई है, पहले तो इंग्लिश में देखो, टाइम इलेप्स्ड बिटवीन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। टाइम, बीता हुआ टाइम किस किस के बीच में, पहले कंडीशन पानी मिलाया सीमेंट में, तब से लेकर घड़ी में आपने टाइम देखना शुरू कर दिया। कब तक, टू द टाइम व्हेन पेस्ट कंप्लीटली लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी। उस टाइम तक घड़ी में टाइम देखा जब तक वो सीमेंट का पेस्ट पूरी तरह से प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज नहीं कर देता, सीमेंट पूरा सख्त हो जाता है। फिर अगर आप उसे दबाना चाहो तो वो टूटेगा, वो मुड़ेगा नहीं, वो बिस्कुट या टोस्ट जैसा बन जाएगा। समझ रहे हो। हिंदी में देखो, सीमेंट में पानी डालने से लेकर उस समय तक जब पेस्ट पूरी तरह से अपनी प्लास्टिसिटी खो देता है, ये वो समय होता है। यह समय कम होना चाहिए, कुछ 10 घंटे से कम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में कुछ भी छेड़छाड़ अपन नहीं कर सकते, नहीं तो जो भी बनाया है, बीम कॉलम जो भी बनाया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी मजबूती कम हो जाती है। देखो क्या लिखा है, हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। हैंडलिंग मतलब उसको हाथ में इधर से उधर ले जाना, प्लेसमेंट उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना। किसको, सीमेंट का कंक्रीट हो या सीमेंट का मोर्टार मतलब मसाला। शुड बी डन बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम, जब मैंने बताया भी था, जो भी उसका शेप बदलना है सीमेंट का, सीमेंट के पेस्ट का, वो इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले आप जितना उसमें करना है कर लो। मान लो किसी को अपन ने बोला कि सीमेंट में पानी मिला है, चलो इसका यहाँ प्लास्टर कर दो, उसने प्लास्टर कर दिया 15 मिनट में। फिर अपने को नहीं जमा तो अपन ने वो प्लास्टर झड़वा के वापस से उसी के ऊपर दूसरी जगह प्लास्टर करवा दिया, या उसका कुछ और
अपन ने बनवा लिया, उसका अपन ने मान लो उसको बोला तू तो इसके एक काम कर, इसका एक प्लास्टर रहने दो, इसको इसकी एक गोल सजावट के लिए कोई गोल वस्तु बना दो इसकी। तो वो सीमेंट का पेस्ट लेगा, उसको हटाएगा फटाफट और उसका गोलाकार आकृति दे देगा, तो वो गोलाकार पत्थर बन जाएगा बाद में। हालांकि ये फालतू बात है, वो किसी काम का नहीं है, पर यह काम 30 मिनट से पहले करना है। आपको जजमेंट लेना है इसका कार्य क्या करना है। कुछ सीमेंट ऐसे भी आते हैं जिनका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा होता है, तो वो अपने लिए अच्छा है, अपने को काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, ये अच्छी बात है। कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जिनका फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज़्यादा होता है, वो काम का नहीं होता। देखो हिंदी में क्या लिखा, सीमेंट कंक्रीट या मोर्टार मतलब मसाला की हैंडलिंग और प्लेसमेंट प्रारंभिक सेटिंग समय यानी कि न्यूनतम 30 मिनट से पहले किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर सीमेंट का सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 घंटे का अगर फाइनल सेटिंग टाइम है तो बढ़िया है, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, हम फ्री हैं। सीमेंट जब तक फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का सेट नहीं हो जाता तब तक वो सीमेंट का जो भी कार्य किया वो सेफ नहीं। मान लीजिए तेज बारिश हो गई तो वो बह जाएगा, क्योंकि उसमें मजबूती उतनी नहीं आई है। फाइनल सेटिंग टाइम के बाद थोड़ी बारिश होती है तो उसमें वो तरीका काम कर देगी, लेकिन उसको बहाएगी नहीं। अगला टॉपिक है साउंडनेस। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये साउंडनेस, इसमें शब्द है साउंड। आपको लग रहा होगा कि आवाज़ से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं। ये गलती स्टूडेंट करते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई पूछता है कि बताओ सीमेंट की साउंडनेस के बारे में आप क्या जानते हो, और बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसी बात कर रहा है कि वो सीमेंट की साउंड सुन के देखते हैं कैसी साउंड है, उससे पता लगाते हैं सीमेंट अच्छा है कि बुरा है। तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। इंटरव्यू लेने वाला बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो गए, वाह इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरा, घर पे बताओ, पर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉमेडी करे आते हो, गलत गलत बातें करे आते हो, हंसते हैं सब। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, और आपके साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो ये वीडियो देख ही रहे हो। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, इसका आवाज़ से कोई रिलेशन नहीं होता। साउंडनेस ऑफ सीमेंट का उसके एक्सपांशन से रिलेशन है। सीमेंट में पानी मिला दें तो उसके बाद वो थोड़ा सा फैलता है, तो वो ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए, इस चीज़ को चेक करते हैं, क्योंकि ये डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। ज़्यादा फैल जाता है तो जो जगह में उसको फिट करना था उससे ज़्यादा जगह घेरेगा, तो क्या कोई और चीज़ को वो क्रैक कर सकता है। तो जो एक्सपांशन ऑफ सीमेंट है ये इसके बारे में है। यह जमने के बाद सीमेंट का फुलाव है जो हानिकारक है। अनसाउंडनेस इस इन सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लाइम। जो चूना होता है वो अगर अधिक मिलाया गया हो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो उसकी वजह से गड़बड़ी होती है, और ऐसा सीमेंट जो फूलता है उसे बोलते हैं अनसाउंड सीमेंट, और जो कम फूलता है उसे कहते हैं साउंड सीमेंट, अच्छा सीमेंट है। इसे टेस्ट करने के लिए ली चैटरलियर एपरेटस होता है ऑटोक्लेव का, और ली चैटरलियर एपरेटस होता है, एवं ऑटोक्लेव एपरेटस से भी इसे चेक कर सकते हैं। अगला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सीमेंट की। इसे सीमेंट में पानी मिला के चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें श्रिंकेज और क्रैकिंग ज़्यादा होती है। तो नीट सीमेंट पे ये टेस्ट नहीं होता है, उसमें रेत मिलानी पड़ती है। हमारे घर के पास में मिलने वाली रेत, कहीं और मिलने वाली रेत, सब अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए कौन सी रेत मिलानी है इसका नियम है, स्टैंडर्ड रेत मिलानी है, उसे एन्नोर नाम कहते हैं। ये लिखा है ENNORE, एन्नोर सैंड। तो 185 ग्राम सीमेंट लेना है, 555 ग्राम स्टैंडर्ड सैंड या एन्नोर सैंड मिलाना है। इनका रेशो 1:3 हो गया, और फिर इसका टेस्ट करना है।
पानी कितना मिलाना है, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से परसेंटेज मिला था उसका बटा 4 + 3% मिलाना है। किसका परसेंट है ये? कंबाइंड वेट का, सीमेंट और सैंड का जितना वजन है 185 + 555, उसका परसेंटेज कितना लेना है। ये पी है परसेंटेज जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में निकला था, जैसे मान लो निकला 30%, 32%, तो 30/4, 32/4 हो गया, सॉरी, तो 8 + 3 11, तो 11% इन दोनों का मिश्रण का लेना है। इन्हें अच्छे से मिला के क्यूब में रख देते हैं। उसका साइज होता है 7.06 सेंटीमीटर बाय 7.06 सेंटीमीटर बाय 7606 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है, ये साइज़ क्यों लेते हैं, राउंड फिगर में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 7.06 × 7.06, उसका सरफेस एरिया आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या स्ट्रेंथ निकालने में आसानी होती है, जितना वजन पे वो टूटा उसमें बटा भाग दे देते हैं उसके एरिया का। क्यूब में पानी मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं, उसके बाद उसकी तरी भी करते हैं, वो फ्रेश वाटर से करते हैं। 3 क्यूब कम से कम टेस्ट होते हैं। इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब टेस्ट इसका होगा। ये डाटा देखो आप ध्यान से, किसकी कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है कितने दिनों बाद, इसको देखो आप। तो आज क्या पढ़ा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है। पोज़ोलाना मटेरियल मिला देते हैं राख वाला। फाइननेस क्या होता है, पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट, इसके ऊपर निर्भर करती है। इससे पानी से रिएक्शन का रेट बदल जाता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, पानी कितना प्रतिशत में ज़रूरी है ताकि ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। कौन सा? सीमेंट का, वाटर का पेस्ट। सेटिंग टाइम 2 तरह के होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है, एक्सपांशन ऑफ सीमेंट के बारे में है। लाइम ज़्यादा हो जाए सीमेंट में तो ये होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने बताया, सीमेंट में स्टैंडर्ड सैंड मिलाते हैं 1:3 के रेशो से। उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई है उस बेसिस पे डिपेंड करता है सीमेंट का ग्रेड कितना है, 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है या 53 ग्रेड है। तो बहुत बढ़िया, ये सब आपने देखा। असाइनमेंट आप करो, डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इन शॉर्ट, इसका आप आंसर लिख के भेजो। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अलग अलग ओपीसी के ग्रेड के बारे में और उनके आईएस कोड के बारे में। ये आप किताबें रेफ़र कर सकते हैं, एनपीटीईएल के वीडियो कोर्स हैं, इनको आप ज़रूर देखें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी कर दूंगा, देख लेना। तो थैंक यू।